चलो, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा सारथी पर। और आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है। ठीक, तो हमारा चल रहा था टॉप 10 एमसीक्यू। अभी फिलहाल इतिहास चल रहा है। तो आज की टॉप 10 की वीडियो में पहला प्रश्न जो होगा वो कह रहा है कि मराठा काल में, मराठा वंश आपको पता है छत्रपति शिवाजी ने जिसकी स्थापना की थी। ठीक है, मराठा वंश में, मराठा काल में विदेश मंत्री जो होता था उसे क्या कहा जाता था भाई? तो पहला ऑप्शन है चिटनिस। तो चिटनिस कौन होता था? चिटनिस को कह सकते हैं पत्राचार। पत्राचार का मतलब होता है कि राज्य में जो भी लेटर आएंगे, जो भी पत्र आएंगे, उन सबको पढ़कर राजा को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर है? पंडित राव, इसका नाम ही पंडित है तो ये क्या करेगा? ये धार्मिक विभाग देखेगा भाई। धार्मिक विभाग का होता था, धार्मिक विभाग का अधिकारी पंडित राव होता था। क्लियर है? जो पूजा पाठ से संबंधित होंगे। सुमंत हमारा सही आंसर हो जाएगा कि विदेश मंत्री को उस समय क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। क्लियर? पेशवा की बात कर रहे हैं कि पेशवा कौन था फिर? तो पेशवा अब राजा के बाद कह सकते हैं कि खास पद होता था। राजा के बाद सेकंड पावरफुल जो किसी मराठा साम्राज्य में, मराठा किसी भी राजा के बाद जो दूसरा पावरफुल आदमी होगा वो पेशवा होगा भाई। क्लियर है? पेशवाओं के पास पूरी शक्ति आ जाती है। 1750 एक डेट पढ़ेंगे आगे, 1750 संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि, संगोला की संधि में क्या होता है? पूरी शक्ति जो मराठा होती है वो पेशवा के पास आ जाती है। अब क्या हो जाता है? अब मराठा राजा नहीं होंगे, अब क्या होंगे? पेशवा होते थे भाई। ठीक है, जो पूरा राज्यपाट देखते थे। क्लियर? चलो, आज का दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि मुगल बादशाह अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध किस वर्ष हुआ था भाई? क्लियर है? मुगल बादशाह अकबर, जिसको अकबर महान कहा जाता है, सबको पता है कि हिंदू धर्म के प्रति था मुस्लिम, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति भी क्या था? एक सहिष्णु राजा था। क्लियर? ठीक है, तो अकबर के बहुत सारे युद्ध थे। अकबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। क्लियर है? तो उसी का कह रहा है कि अंतिम युद्ध कौन सा था उसका? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1601 का। अब वो पूछेगा कि किस जगह किसने युद्ध किया, तो इस युद्ध को कहा जाता है असीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, 1601 में होता है असीरगढ़ का युद्ध। क्लियर है? बाकी ऑप्शन तो इसके एक्सप्लेन क्या ही करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 3 ये कह रहा है कि प्रमुख पर्यटन स्थल और उनके निर्माणकर्ता में कौन सा एक गलत है? ठीक है भाई, ये टूरिस्ट प्लेसेस जो अभी टूरिस्ट प्लेस का काम कर रहे हैं उनमें जो पहले बनाए होंगे, जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, किसने बनाई? तो क्या गुप्तों ने बनाई? तो ये हमारा सही है भाई। ये पूछ रहा है कि कौन सा एक गलत है, गलत बताना इन चारों में से। तो ऑप्शन ए है अजंता की गुफाएं गुप्तों द्वारा बनाई गई। सही है भाई ये। ठीक है, लिख देना कि महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है अजंता की गुफाएं। अजंता जिसे कोई नहीं जानता वो क्या है? वो गुप्त ही तो है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हौज खास, हौज खास किसने बनाया? हौज खास, हौज खास बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा भाई। हौज खास, हौज खास कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, हौज खास कहाँ है? दिल्ली में है। विजय स्तंभ की बात कर रहा है। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, विजय स्तंभ जितना मुझे ध्यान है राजस्थान में है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ है? राजस्थान में। क्लियर? तो ये तीनों तो हमारे सही हो गए। साफ सी बात है, गलत कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन ही गलत होगा भाई। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट किसने बनाया? तो ये शाहजहां ने बनाया। गलत हो जाएगा, ये बनाया है अकबर ने। ठीक है भाई, अकबर ने। क्लियर? तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में स्थित एकाश्म मंदिर किस पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है भाई? अच्छा, पल्लव शासक कह रहा है तो साफ सी बात है कि महाबलीपुरम किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है भाई। ठीक है, सबको पता है कि ये दक्षिण भारत की वंशों की बात कर रहा है। दक्षिण भारत में ये चेर वंश था, यहाँ पर केरल पे, यहाँ पे तमिलनाडु में पांड्य वंश था, यहाँ बीच में क्या था? यहाँ पर आंध्र प्रदेश में चोल वंश था। चोलों के ऊपर ऊपर ही यहीं पर कहीं यहाँ पर पल्लव वंश था। ठीक है भाई, तो इस पल्लव की स्थापना किसने की? इस पल्लव की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। ये तो सबको पता है, सिंह विष्णु ने की थी। क्लियर है? जिसके दरबार में भारवी था, जिसने कीर्तार्जुनियम लिखी है। ठीक, उसी पल्लव वंश में, इस पल्लव वंश में क्या हुआ था? एक राजा आया नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था? इसने किया था महाबलीपुरम, एक जगह बसाई थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। जबकि हम कहें कि सिंह विष्णु ने जब पल्लव वंश को स्थापित किया था तो अपनी राजधानी क्या बनाई भाई? तो सिंह विष्णु ने जो राजधानी बनाई थी वो थी कांची, कांचीपुरम जिसे कह सकते हैं, कांचीपुरम। ठीक है, इसने कांचीपुरम बनाई थी, लेकिन जो अगला शासक आता है एक बीच में, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये क्या करता है? महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, नया शहर बसाता है, उसे अपनी राजधानी बनाता है। और इसी के समय एक खास कथन ये है कि महाबलीपुरम में कौन आता है? वेइनसांग आता है भाई। क्लियर है? ठीक है,
ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन कौन है? महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का एक शासक है जिसने क्या किया? मतविलास प्रहसन लिखी। मतविलास मतविलास प्रहसन मतविलास प्रहसन लिखी है भाई, किसने? महेंद्र वर्मन ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का हमने पढ़ दिया, इसने महाबलीपुरम को स्थापित किया था और उसे अपने राजधानी के यूज किया था राजधानी के लिए, और इसी के समय हुएनसांग दक्षिण भारत में महाबलीपुरम में आता है। क्लियर है? नंदी वर्मन की बात करेगा तो नंदी वर्मन ने क्या किया भाई? नंदी वर्मन ने बैकुंठ पेरुमाला मंदिर बनाया था। बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, ठीक है भाई, पेरुमाला मंदिर बनाया था। क्लियर है? अपराजित वर्मन ने क्या किया था? तो ये अंतिम शासक था, किसका? पल्लव का अंतिम राजा। समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा पैड में लिखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा समझते जाना कहाँ पर क्या लिखा है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस पल्लव शासक ने एकाश्म का मंदिर बनाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। अच्छा भाई, यहाँ पे याद रखना कि इस एकाश्म के मंदिर को क्या कहा जाता है? इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, रथ मंदिर। ठीक है, रथ मंदिर। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं के बारे में गलत कथन होगा। अच्छा, 4 कथन दिए हैं, ये कह रहा है कि एक कथन गलत होगा, अब बताना है कि कौन सा कथन गलत होगा। ठीक है, एलोरा की गुफाओं के बारे में गलत कथन। क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा भाई। एलोरा, रा पे खत्म हो रहा है, रा से शुरू हो रहा है, राष्ट्रकूट, तो एलोरा की गुफा किसने बनाई? राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें कुल 24 गुफाएं थी, तो ये भी हमारा 34 गुफाएं थी, ये कह रहा है कि ये भी सही हो जाएगा, 34 गुफाएं ही टोटल थी। ठीक है, कह रहा है कि विश्वकर्मा गुफा संख्या 11 को कहा जाता है, विश्वकर्मा गुफा। अच्छा, विश्वकर्मा सबको पता है कि देवताओं के इंजीनियर कहे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्वकर्मा दिवस, ये सब बताएंगे भाई हैं, विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है, ये सब कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्या गुफा नंबर 11 में विश्वकर्मा का वर्णन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा भाई। गुफा नंबर 11 में नहीं है, गुफा नंबर 10 में है, किसका? विश्वकर्मा का जिक्र। ठीक है, अगला चौथा ऑप्शन देख लेते। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन कह रहा है हमें, ठीक है एक सेकंड, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं या थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा भाई। वो कह रहा है कि 34 गुफाएं थी, तो एक गुफा से लेकर 12 गुफा तक कौन थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बौद्ध से। क्लियर है? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। फिर 13 से 29 तक ये थी हिंदू धर्म से, बीच में हिंदू धर्म था, और फिर 30 से 34 तक ये थी जैन धर्म से। ठीक है भाई, तो याद रखना 10वीं गुफा विश्वकर्मा को समर्पित थी भाई। चलो, दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अच्छा दर्शन पूछ रहे इसने, ये कह रहा है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था भाई, किसने वैशेषिक दर्शन को बनाया था? ठीक है, चलो, तो हमारे पास 6 दर्शन थे, जिनमें से एक है वैशेषिक दर्शन। चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गौतम मुनि ने, तो क्या गौतम मुनि ने बनाया था? गौतम मुनि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम मुनि ने। क्लियर है? जैमिनी ने दिया था पूर्वी मीमांसा। क्या? पूर्वी मीमांसा। ठीक है भाई। कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन। तो अब कौन सा बचा? वैशेषिक दर्शन किसने दिया? ऋषि कणाद ने दिया था भाई, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऋषि कणाद ने दिया था वैशेषिक दर्शन। अब 2 और कौन से बचे? तो यहाँ पे लिख देता हूं, एक बचा है तुम्हारा, 5वां बचा है तुम्हारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तो हो गया, 5वां बचा है योग दर्शन। योग दर्शन दिया है पतंजलि ने। पतंजलि ने एक हो गया। 6ठा नंबर है उत्तरी मीमांसा। उत्तरी मीमांसा ये दिया है बदरायण ने। बदरायण। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा क्या एक्सप्लेन किया गया इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही सभ्यता का नाम है, कि सर्वाधिक स्वास्तिक चिन्ह, सर्वाधिक स्वास्तिक चिन्ह की बात कर रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा ऐसा, ये होता है स्वास्तिक चिन्ह। क्लियर है? स्वास्तिक चिन्हों वाले मुहर किस स्थान से प्राप्त हुए? अच्छा, सिंधु सभ्यता में बहुत सारी जगहें मिली है, जिसमें से कुछ प्रमुख है कालीबंगा, लोथल, ठीक है, चंदहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो उन्हीं में से सबसे ज्यादा स्वास्तिक चिन्हों की मुहरें मारी गई होंगी, जिसमें ये वाले सिंबल ज्यादा देखे होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि किस जगह से प्राप्त हुई भाई? तो क्या हड़प्पा से प्राप्त हुई?
हड़प्पा से नहीं हुई। हड़प्पा से क्या मिला था? हड़प्पा से एक श्रमिक का आवास मिला था, कुमार का चाक मिला था, हाथी का कपाल मिला था, RH-37 कब्रिस्तान मिला, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत और क्या मिला था? माता देवी की मूर्ति मिली थी। क्लियर है? मोहनजोदड़ो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, कि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक क्या मिले है? स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। और पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के जो स्वास्तिक चिन्ह की मुहर थी उन पर किस चीज का प्रयोग होता था? सेल खड़ी का प्रयोग होता था, सेल खड़ी का, याद रखना भाई। ठीक है, सेल खड़ी का प्रयोग होता था। लोथल, लोथल के बारे में लिख देंगे कि यहां से सती प्रथा की जानकारी मिलती है, सती प्रथा का साक्ष्य मिले, सती प्रथा। ऐसा कहा जाता है कि लोथल, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में है, सबको पता है कि लोथल में एक ही गड्ढे से कपल में कंकाल मिले थे। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का। तो ऐसा अनुमान लगा दिया इतिहासकारों ने कि यहाँ उस समय सती प्रथा थी भाई, कि जब पति मरता है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ मरना पड़ता है। कालीबंगा से, याद रखना, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है भाई, जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगा से। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक क्या मिले हैं? सर्वाधिक मोहर मिले है स्वास्तिक चिन्ह वाले। आगे चलते हैं। दूसरा एटवा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है एटवा क्वेश्चन? कह रहा है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध। चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। बीच बीच के इतिहास के क्वेश्चन डाले, जैसे दक्षिण से मिडवेल के डाले हैं, दक्षिण से डाला था, गुप्तों से डाला है थोड़ा, एलोरा की गुफाएं, राजकोट। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था? किसने अवध राज्य को बनाया था? तो क्या ऑप्शन ए हो जाएगा? तो चलो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है भाई, शहादत खान ने शहादत दे दी। तैसे याद रखना कि अवध को बनाने के उसने अपनी शहादत दे दी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहादत खान ने अवध राज्य को स्थापित किया था भाई। चलो हैदर अली की बात कर रहे हैं, हैदर अली के बारे में लिख देंगे, इसने क्या बनाया था? इसने मैसूर राज्य बसाया था, मैसूर राज्य। ठीक है, टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं तो टीपू सुल्तान हैदर अली का ही पुत्र था। क्या था? हैदर अली का पुत्र था। और ये जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था भाई। जैकोबिन क्लब अभी आगे जब हमारी ऑफलाइन क्लासों में जब चल रहा है तो आगे पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान ने क्या किया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ले ली थी। टीपू सुल्तान क्या क्या होता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में शहीद हो जाता है भाई। क्लियर है? तो इसका आंसर है शहादत खान ने अवध राज्य को स्थापित किया था भाई, अवध राज्य को। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट है हमारी वीडियो का आज। ठीक है, कह रहा है कि प्राचीनकारी, पहले प्राचीनकारी पित्राड्यूरा, पित्राड्यूरा निम्न में से किससे, अच्छा किसी संबंधित है, किसी हो गया, किससे संबंधित है ऐसा होना चाहिए था। ठीक है भाई, चलो हिंदी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। कह रहा है कि दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, वो कह रहा है कि दीवारों पे एक्स्ट्रा कुछ जोड़ के उनको उनको डिजाइन देना, उनको नया रूप देना। ठीक है, उनको सजाना। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा भाई। ठीक है, ये कह रहा है कि दीवारों पर कुछ एक्स्ट्रा जोड़कर उनको फूलों की तरह नक्काशी करना, मतलब उन्हें डिजाइन करना। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मीनारों की टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाना नहीं होगा, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कहेगा कि भारत में पहली इमारत कौन सी थी, पहली बिल्डिंग किस कौन सी थी जिसमें क्या हुआ, जिसमें पित्राड्यूरा का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो लिखना भारत में जो थी वो एतमाउद्दौला का मकबरा था, एतमाउद्दौला की मकबरा बनाया गया था, एतमाउद्दौला। ठीक है, एतमाउद्दौला, उद्दौला, एतमाउद्दौला नाम था उसका। अब एतमाउद्दौला था कौन? तो एतमाउद्दौला था नूरजहां का पिता, नूरजहां, नूरजहां का पिता। नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी भाई। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की वीडियो का, कह रहा है हमसे कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर रत्नाकर नाम का सूचक था। अच्छा, कह रहे हैं कि रत्नाकर किसे कहा जाता था प्राचीन पहले के इतिहासों में, पहले के ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर शब्द किस के लिए यूज हुआ, किसका नाम रत्नाकर था। ठीक है, रत्नाकर का मतलब एक प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि रत्ना उत्पन्न करने वाला या रत्न बनाने वाला। क्लियर है? तो ऑप्शन ए है अरब सागर, ये भी नहीं हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी इसे भी नहीं कहते थे। ठीक है, तो फिर कहते किसे थे? इसके लिए हमें थोड़ा सा अगले पेज में जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम अगले पेज में गए और ये कह रहा है कि क्या इसे हिंद महासागर को कहा जाता था भाई, हिंद महासागर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंद महासागर को ही कहा जाता था। घुमाने के लिए चौथा ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है चौथा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन दे रहा है
कि प्रयाग में गंगा यमुना और पुरानी नदी सरस्वती के संगम का नाम था रत्नाकर। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमाने के लिए दे रहा है, इसे नहीं हिंद महासागर को क्या कहा जाता था, रत्नाकर शब्द का प्रयोग किया जाता था। याद रखना भाई, ये भारत का दक्षिण राज्य, ये है तमिलनाडु, दक्षिण भारत, ये है तमिलनाडु राज्य, इसके भी दक्षिण में पड़ता है कौन सा, यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है चेन्नई, पड़ता है कि नहीं, चेन्नई यहाँ पे बीच में। ठीक है, यहाँ है हमारी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर, और ये है तुम्हारा क्या, हिंद महासागर। क्लियर है, तो इसलिए कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीन समुद्रों का मिलन बिंदु, तीन समुद्रों का मिलन बिंदु कौन सा राज्य को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है, तमिलनाडु को। याद रखना भाई, तमिलनाडु राज्य है, और अगर कहेगा कि किस स्थान को तीन समुद्रों का मिलन बिंदु कहा जाता है, तो याद रखना चेन्नई को कहा जाता है, चेन्नई को। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आज हमारा पूरा वीडियो एक्सप्लेन। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा क्या क्या एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है भाई, चलो तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और डेली जुड़े रहना चैनल के साथ। डेली कुछ ना कुछ नया, अभी इतिहास चल रहा है, इसके बाद ट्राई करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू आएंगे, टॉप 10 उसमें भी शुरू करेंगे, और टॉप 10 ही जियोग्राफी में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद।